यस, ये हमने ये सब पढ़ लिया था ना, ये वाला पेज पढ़ लिया था, पेज नंबर 112। कि मयूर जो है वो, मोर जो होते हैं वो कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। हिंसक मात्र यानी कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं होते हैं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। जो बाज चील होते हैं ये बहुत ही क्रूर होते हैं ना, तो जो मोर होते हैं ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। सहजात मतलब उसकी जाति का जैसे कोई लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। जो मोरनी थी उसका नाम राधा था, उसका रख दिया था उन लोगों ने, तो वो नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में, गति मतलब उसकी चाल में भी एक छंद रहता था। छंद जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो रस, छंद, अलंकार ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी, और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल पर परिचय मिलता था। ऐसा लगता था कि जब वो उसके आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से इधर से उधर वो घूमती थी, तो लगता था कि वो भी उसके साथ कुछ ना कुछ डांस कर रही है। तो नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है। अब देखो यहाँ पे जो बैठी हुई है लेखिका महादेवी वर्मा, इसकी लेखिका कौन है? आप लोग के पास बुक होगी, देखो उसमें दे रखा है बच्चों। बच्चों आपकी बुक में दे रखा होगा। यस मैम। कौन है लेखिका, कौन है? मैम महादेवी वर्मा। यस, इसकी जो नीलकंठ नामक चैप्टर की लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। तो वो बैठी हुई है आराम से वहां पर, और वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि समझ लिया उस मोर मोरनी को, जो नीलकंठ था उस, वो समझ गया था कि लेखिका महादेवी वर्मा को इसका नृत्य बहुत ही भाता है, बहुत अच्छा लगता है। महादेवी वर्मा आराम से बैठी हुई है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। लेखिका क्या कह रही है यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु एक दिन अचानक वह मेरे जाली घर के पास, जब मैं वहां पे पहुंची तो तुरंत ही वह झूले से नीचे उतर आ गया, और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। मतलब नृत्य की ही दशा में खड़ा हो गया। जब ऐसे मोर उसमें जब हल्का बारिश का मौसम होता है तो मोर ऐसे वसंत ऋतु में अपने मोर पंखों को फैलाकर ऐसे नाचते हैं ना, कभी देखा है आप लोगों ने? यस मैम। देखा है ना। तो उसी तरीके से वह नृत्य करने के लिए खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। तब से ये जो नृत्य का उसका ये जो तरीका था, यही उसका क्रम बन गया। जब वो आती थी तो वो खड़ा हो जाता था इस तरीके से खोल के। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि थी भी पहुंच जाता था, और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मया विभूति हो उठता था, मतलब आश्चर्य हो उठता था। कि जब उस कहती महादेवी वर्मा कहती है कि जब मैं वहां पर पहुंचती थी
तो मेरे साथ कोई ना कोई विदेशी भी यात्री भी, कोई अतिथि मेहमान मेरे साथ पहुंच जाता था। तो नीलकंठ क्या करता था, मेरे वहां पे पहुंचते ही अपने पंखों को इस तरीके से फैलाकर खड़ा हो जाता था, जिससे जो अतिथि होते थे, मेहमान होते थे, उनको यह लगता था कि वो इनके सम्मान में खड़ा हुआ है, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। कोई गुड पैनी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कोई विदेशी सॉरी कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। कह रही है कई विदेशी जो महिलाएं आती थी उनके साथ, विदेश की कोई लेडीज आती थी महादेवी वर्मा के साथ, उनकी फ्रेंड वगैरह कोई भी, तो उसको क्या नाम दे दिया था उन लोगों ने, किसी ने, परफेक्ट जेंटलमैन की, कि बिल्कुल ये परफेक्ट एक सज्जन पुरुष है। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था। विषधर, विषधर यहाँ पे किसको संबोधित किया गया है, बताइए? कीड़ा मकोड़ा को। नहीं बेटा, विषधर मतलब सांप को। सांप को उसने मारा था ना अपने चोंच से, सांप को उसने मारा था ना नीलकंठ ने, मयंक? यस मैम। मारा था ना। तो कह रहे जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर उसने अपनी चोंच से, कह रहे जिस चोंच से विषधर यानी जो विष को धारण करने वाला होता है, यानी सांप होता है ना जहरीला, तो कहते हैं जिस तरीके से जिस चोंच से उसने उस विषधर को, उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। कहते जिस चोंच से उसने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसी चोंच से जब मैं हाथ में चने लेकर के बैठती थी, तो अब उसी चोंच से वह आकर के इतनी कोमलता से, इतने नाजुकता से खाता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं विस्मय आश्चर्य भी चकित हो जाती थी और मुझे हंसी भी आती थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब उसको फल की वृक्ष से ज्यादा उसे कौन से फल अच्छे लगते थे नीलकंठ को, जिसमें पुष्प हो, जिसमें ये पत्तियां हो, पौधे हो, पत्तियां हो, ऐसे वृक्ष उसको अच्छे लगते थे नीलकंठ को। तो वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब बसंत ऋतु में जब नए नए पत्ते आते थे, नई नई चीजें आती थी पेड़ों में, तो उसको ये नए नए फल और ये फूल आते थे, तो उसको इतना अच्छा लगता था कि नीलकंठ को, कि वो जाली घर में रहना ही नहीं पसंद करता था। वो बेचैन हो उठता था, अस्थिर हो जाता था, उसको बाहर ही छोड़ देना पड़ता था ताकि वो बाहर इन सब का एंजॉय कर सके, जो मोर था। ठीक है, फिर मैं ही आगे पढ़ के समझा दे रही हूँ ऐसे साथ के साथ। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है ना, लेंथी चैप्टर है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। कह रहे नीलकंठ और उसकी जो राधा थी, उसको उसकी जो फेवरेट सीजन था, मौसम था, वो वर्षा थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। सजल आहट मतलब कि जैसे उनको पता चल जाता था, उनको अनुभव हो जाता था कि अब बारिश होने वाली है। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती थी, और होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मतलब इस तरीके से उनकी आवाज जो निकालते थे कि अब पता हो जाता, चल जाता था कि अब बारिश होने वाली है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। अरे जैसे ही बादल गरजते थे, मेघ मतलब क्या होता है मयंक? मेघ मतलब मयंक, अनीश, आप लोग बताइए मेघ मतलब क्या होता है?
मैम प्लीज रिपीट। मेघ मतलब क्या होता है? मैम मेघ मेघ किसका मतलब प्रयोग? बारिश होता है। हाँ, बारिश की बाकी मैम बताओ। बादल होते हैं। हाँ, मेघ मैम मतलब होता बादल है। होते हैं। तो मेघ की गर्जन से, तरन ने सही बताया, मेघ की गर्जन की ताल पर ही उसके तन में, जब मेघ में, बादल में, जब बारिश होने के लिए गर्जन होती थी, आवाज उठती थी, तब उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था। बिल्कुल तन मन से वह इस तरीके से नृत्य शुरू कर देता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बादल जितना अधिक गरजता, मेघ मतलब बादल होता है बच्चों, ठीक है सोनाली? तो मेघ जितना अधिक गरजता था, आवाज करता था, बिजली उतनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग, मतलब उसकी गति उतनी ही अधिक बढ़ता जाता, उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख, कह रहे जब वर्षा थम जाती थी, जब बारिश रुक जाती थी, तो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था उसको। जब बारिश में वो नाच कर बिल्कुल मग्न होकर खुश हो जाता था, बारिश बंद हो जाती थी, तो कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। कह रहे हैं कि जब इस आनंद पूर्वक उत्सव में, जब ये बारिश के मौसम में वो खुश होकर किस तरीके से जब वो अपना नृत्य करता था, वो सब होने के बाद भी रागिनी में बेमेल स्वर, मतलब बिना मेल के स्वर कैसे बज उठा, ऐसी कौन सी दुर्घटना घट गई? यह भी एक करुण कथा है। करुण मतलब दयनीय कथा है, ठीक है? कि जब वो इतना खुश होकर नाचता था, तो आगे क्या घटना घटती है, ऐसी क्या ट्रेजेडी हो जाती है, अब इसके बारे में बात होता है। कह रहे हैं कि एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़िया मारने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। अब इस दो पैराग्राफ में किसकी बात फिर से कही गई है? कि जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो क्या करती है, कहती है फिर से उनको किसी काम से निकलना पड़ा, और रास्ते में फिर से, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि बड़े मियाँ के यहाँ से ही वो जानवरों को बेचता है, तो वो वहीं से तो मोर मोरनी को लेकर के आए थे ये लोग। तो कहते पहले के समान फिर से बड़े मियाँ ने इस कार को रोक लिया, और उन्होंने सोच रखा था, महादेवी वर्मा ने सोच रखा था कि इस बार मैं किसी भी पिंजड़े की तरफ नहीं देखूंगी। मैंने ऐसा संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया था। और उनकी जो कह रही है, मेरी जो निगाहें थी, मैं अपनी निगाहें केवल बड़े मियाँ के चश्मे की तरफ, जो सफेद धागे से उनके कान की डोरी में बंधी हुई थी, उसी की तरफ मैंने अपने ध्यान को केंद्रित किया। लेकिन उनके पैरों के पास एक ऐसी मोरनी पड़ी थी जो घायल थी, ठीक है? ऐसी मोरनी थी,
ऐसी मोरनी थी जो घायल थी, जो राधा के समान ही थी। तो कह रही है उसको उस पर से ध्यान हटाना, उसको ना देखना, ऐसा ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो बड़े मियाँ की फिर से भाषण मेल शुरू हो गया, लगातार एकदम ट्रेन रेल की तरह बोलना, पड़ कि कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आई होती तो मैं इसका क्या हाल करता, और देखो चिड़िया मार में किस तरीके से ऐसे चिड़ियों को पकड़ा जाता है कि जो घायल कर दिया जाए। ये अधमरी मोरली कह रहे हैं, अब बड़े मियाँ भी यही फिर से कह रहे हैं उनको कि अब मैं आपसे कैसे ये अनुरोध करूं कि आप इस अधमरी मोरनी को ले जाने के लिए मैं कैसे कहूं। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। अब वो जो लेखिका है कह रही है कि फिर से मैं उसे घर ले आई, और फिर से जो मेरा पढ़ने लिखने का कमरा था, फिर से वह क्या बन गया, अस्पताल बन गया। यार ये 7 रुपए में उस मोरनी को उन्होंने खरीद लिया। अब पहले जैसे नीलकंठ को और मोरनी को लेकर के आई थी, और उनका कमरा जो था वो वैसे ही चिड़िया का घर लगने लगा था, जानवरों का कमरा लगने लगा था। कभी वो उसके कुर्सी पे बैठता था, कभी वो उसके टेबल पे बैठता था, और उन लोगों ने अपने रहने का स्थान कहाँ बना लिया था, जहाँ पे उसके पुराने कागजों की टोकरी थी, वहां पर वो रहते थे। तो पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई थी, जो घायल मोरनी को लेकर के आए थे। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ढूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया, जब वो थोड़ा चलने लायक हो गई, और नाम रखा गया कुब्जा। अब जो ये घायल मोरनी लेकर के आई थी, इसका नाम क्या रख दिया गया, कुब्जा। तो नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कहते नाम का बहुत असर पड़ता है किसी पर। तो कह रहे जो कुब्जा नाम रख दिया गया, उसके स्वभाव में भी वैसा ही दिखाई देने लगा। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब देखो, अब नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब जब कुब्जा आई तो कुब्जा उन लोगों के बीच में आ गई। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। जब नीलकंठ और राधा एक साथ रहते थे तो कुब्जा दुष्ट थी, ठीक है। ये जो घायल मोरनी लेकर के आए थे लोग, ये दुष्ट थी, और ये उन्हें, अगर राधा और नीलकंठ एक साथ रहते थे तो उन्हें मारने के लिए दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। कलगी जो उसके ऊपर, सिर के ऊपर होता है, उसको नोच डाली। पंख नोच डाले उसके, राधा के, जो कुब्जा थी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, किससे, कुब्जा से, और वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, और ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। कह रहे हैं कि जो कुब्जा थी ये दुष्ट थी, स्वभाव से ही दुष्ट थी। ये और किसी जानवरों के साथ मित्रता नहीं की थी वहां चिड़ियाघर में, बस केवल नीलकंठ के पास ही रहना चाहती थी, और नीलकंठ के पास और किसी जानवर को आने ही नहीं देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। कौन, राधा ने 2 अंडे दिए थे। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया, और फिर अंडे फोड़कर ढूंढ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। राधा, ये कुब्जा बहुत दुष्ट थी, राधा के अंडों को इसने तोड़ ताड़ दिया, और राधा को भी खूब मारा। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। जो नीलकंठ और राधा वसंत ऋतु के आने पर इतने खुश होते थे, ये वर्षा ऋतु आने पर इतने मग्न होते थे, डांस करते थे, एक साथ आनंद उठाते थे, उन सब का जो अभी मैंने पहले बताया था ना, कौन सी ट्रेजेडी होती है, यही होता है। यही दुखपूर्ण कहानी आगे की होती है कि कुब्जा आती है, सब कुछ नाश कर देती है, ठीक है। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। कौन, नीलकंठ। एक बार कई दिन भूखा प्यासा
आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा नीलकंठ। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, महादेवी वर्मा ने उतारा। वो जाकर के छिपकर बैठा हुआ था आम की शाखाओं में। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। एक बार कह रही है मेरी खिड़की का जो शेड था, ऊपर जो होता है शेड लगा होता, उस पे छिपा रहा नीलकंठ। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडला कर बनाकर खड़ा हो जाता था। कहती है महादेवी वर्मा, कहती है जब मैं पहले दाना देने जाती थी तो वो कैसे अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। महादेवी वर्मा को लगा कि थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाकर धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। कहती है महादेवी वर्मा कहती है एक दिन जब मैं 3-4 महीने के बाद गई ऊपर, सवेरे जाकर जब मैंने देखा तो नीलकंठ जो था वो अपने पंखों को फैलाकर वैसे ही बैठा था जैसे पहले खरगोश के बच्चों को उसको क्या करता था, अरे उसको सुरक्षित रखता था, वैसे ही फैलाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। महादेवी वर्मा कह रही है जब मैंने आवाज लगाई तो जब वह नहीं उठा तब मुझे कुछ डाउट हुआ। वास्तव में नीलकंठ उस समय क्या हो गया था, मर गया था। क्यों? क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला, ना मतलब किसी ने ना तो उसे मारा और ना ही कोई बीमारी हुई। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई, संगम नदी इलाहाबाद। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। अरे जब मैंने उसे गंगा में प्रभावित किया, डाला उसके शरीर को, तो ऐसे लगा पूरी गंगा में उसके जो पंखों का कलर था वो उभर कर आ गया, सतरंगी रंग। तो नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट की सी कई दिन कोने में बैठी रही, बिना किसी हिले डुले, बिना किसी मूवमेंट के राधा बिल्कुल एकदम निस्सहाय हो गई और वह किसी कोने में बैठी रहती। कई बार भागकर लौट आया, वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती। उसको लगता था कि जैसे नीलकंठ वापिस आ जाएगा, राधा को लगता था, और इसीलिए वह उसी के इंतजार में बैठी रहती थी द्वार पर। कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा ने कोलाहल, कोलाहल मतलब क्या होता है बच्चों? मैम शोर। यस, लेकिन कुब्जा ने क्या किया, शोर शुरू किया, शोर के साथ इधर उधर ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। सब जगह नीलकंठ को ढूंढती रहती थी कुब्जा। लेकिन राधा तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि नीलकंठ वापिस आएगा। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती एक थी वहां पर, ठीक है, कजली उसका नाम था, कुत्ती का, सामने पड़ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। किसने? कुब्जा ने, दुष्ट मोरनी ने। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। किसके? उस कजली जो वो थी, बिच थी, उसकी जो दांत थे उसके मोरनी के गर्दन पर लग गए, कुब्जा के। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका और इस तरीके से वो जो कुब्जा थी उसकी भी मृत्यु हो गई उसके दांत लगने से। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है
वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। कहते हैं लेकिन ये जो 3 पक्षियों ने, मोर, नीलकंठ, राधा और कुब्जा ने, जो मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का, कह रहे जो अलग अलग जैसे लोग होते हैं पक्षियों में भी उसका परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। कह रहे कभी वो अशोक की डाल पे बैठकर, कभी झूले पर बैठकर नीलकंठ को आवाज लगाती रहती है जब बारिश का मौसम आने वाला हो। वो उसकी हमेशा प्रतीक्षा में बैठी रहती है। राधा बेचारी अकेली पड़ गई और हमेशा नीलकंठ को याद करती रहती है। तो इस प्रकार से इस कहानी का समापन होता है। तो समझ में आया बच्चों स्टोरी? स्टोरी समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। क्या समझ में आया मयंक? क्या कहानी थी इसकी? मयंक क्या कहानी थी बेटा? मयंक कहानी क्या थी? कोई बताएगा कहानी क्या थी? कहानी क्या थी? कोई बताएगा बच्चों? क्या समझ में आया? यानी कि किसी को समझ में नहीं आया कहानी? इसका मतलब क्या समझू मैं? किसी को समझ में नहीं आया कहानी बच्चों? सोनाली, गुंजन, मैम एक बार क्या होता है कि मैम जो लेखिका होती है वो अपने अतिथि को स्टेशन पर पहुंचा के मैम मतलब कि मैम स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी घर। मैम तो वहां पे मैम फटाफट बड़े 5 मिनट बचा है सोनाली। 5 मिनट के अंदर आपकी कहानी खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे बताओ, इतने स्लो मोशन में नहीं बताओ। यस मैम। मैम तो बड़े मियाँ जो थे मैम वो मैम चिड़िया वाले के यहाँ से एक मोर और एक मोरनी के 2 बच्चे लाए थे। मैम तो जो लेखिका थी मैम जब वो दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ फटाफट एक पैराग्राफ के अंदर। यस। जो लेखिका होती है महादेवी वर्मा, वो एक बार स्टेशन पे छोड़ने के लिए किसी मेहमान को गई थी। वापस आते समय रास्ते में वो बड़े मियाँ की दुकान पर रुकी थी। बड़े मियाँ कौन थे? बड़े मियाँ जानवरों को बेचते थे। वहां पे उन्होंने एक छोटे से पिंजरे में देखा कि एक मोर और मोरनी है। बड़े मियाँ ने अनुग्रह किया इनसे खरीदने के लिए, और जो लेखिका होती है वो उसको अपने घर खरीद कर ले आती है। लेखिका जानवरों की बहुत शौकीन होती है। वो जाली घर में, उसके घर में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन जब मोर और मोरनी को अपने घर में लेकर के आती है तो मोर मोरनी बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए मोर मोरनी इतने छोटे होते हैं, तो इसलिए लेखिका क्या करती है, उसको अपने कमरे में ही रखती है कुछ दिन। उसके घर में एक कुत्ता होता है, उसका नहीं, बिल्ली होती है। उसका क्या नाम होता है बताओ? उसका क्या नाम होता है जिससे ये मोर मोरनी को बचाती है लेखिका? मैम चित्रा। हाँ, उसका नाम चित्रा होता है। वेरी गुड करण। यस बेटा, किसी ने कुछ बोला?
उसका नाम चित्रा होता है। नो तो मैम। चित्रा से बचाने के लिए मोर मोरनी क्या करती है, अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखती है। और ये मोर मोरनी पहले तो बिल्कुल एकदम जब आते हैं तो सुते हुए से होते हैं, कमरे में एक जगह पे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत पड़ने लगती है, धीरे धीरे वो हल्के हल्के से बड़े होने लगते हैं। तो कभी वो उसकी लेखिका की कुर्सी पर बैठते थे, कभी मेज पर बैठते थे, कभी कहीं पे बैठते थे, तो उस दोनों उसके कमरे में ही घूमते रहते थे। और कहाँ पर उन लोगों ने अपना बसेरा बना लिया था, उसके कमरे में लेखिका की एक टोकरी थी जिसमें वो पुराने कागजों को रखती थी। वहां पर जाकर के रात में आराम से सो जाते थे, उसको बसेरा बना लिया था। तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों भर में लेखिका का कमरा एक चिड़िया घर लगने लगा था। तो वो सोचती है कि अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं, और वो जाली घर में जहाँ पे अन्य जानवर होते हैं वहां पर ले जाकर करके इन दोनों को पहुंचाती है। वहां जब इन दोनों को ले जाती है मोर मोरनी को, तो वहां पर एक नए आगंतुक, नए जो मेहमान के रूप में इसका स्वागत किया जाता है। कोई जानवर उसको बैठ करके उसका निरीक्षण करता है, कोई उसके चारों तरफ घूम के मोर मोरनी के उसका निरीक्षण करता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मोर मोरनी, जो मोर होता है, वो अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करने लगता है कि जैसे वो वहां का सभासद हो, और लोगों, सारे जानवरों की, छोटे जानवरों की, सबकी देखभाल करने लगता है। और उसकी जो गर्दन इतनी सुंदर होती है, ऊपर उठी हुई होती है नीले रंग की, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया जाता है। और मोरनी जो हमेशा उसके साथ में रहती है, इसलिए उसका नाम राधा रख दिया जाता है। तो मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रख दिया जाता है जाली घर में। एक बार क्या होता है कि एक जो सांप होता है, सांप होता है, वो आता है और एक खरगोश के बच्चे को मुंह में अपने दबा लेता है। तो नीलकंठ को लगता है कि उसके कारण खरगोश का बच्चा मुश्किल में है, और वो जाता है अपनी चोंच से उस सांप को मार डालता है ना। यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो ये नीलकंठ होता है और राधा जो होती है, जब वर्षा का टाइम आता है, तो ये बहुत ही खुश होकर, खूब आनंदित होकर के वहां पे नाचते अपने मोर के पंखों को। महादेवी वर्मा जब भी जाती हैं तो हमेशा अपने मोर के पंखों को फैलाकर बैठ जाता था। इस तरीके से लगता था कि जैसे उनके सम्मान में, क्योंकि उनके साथ, महादेवी वर्मा के साथ जब भी वो वहां पर विजिट करने के लिए जाती थी जाली घर में, तो उनके साथ कोई ना कोई विदेशी महिला अवश्य होती थी। इसीलिए नीलकंठ का नाम एक बार एक विदेशी महिला ने क्या रखा था, परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि उसको दी थी नीलकंठ को। क्यों, सारी विदेशी महिलाएं जो आते थे मेहमान, वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो उनको लगता था कि मेरे सम्मान में अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता है। फिर दोबारा जब वो महादेवी वर्मा अपने किसी रास्ते, उसी रास्ते से किसी काम के लिए जा रही थी, दोबारा बड़ी मियाँ की दुकान रास्ते में पड़ जाती है, और बड़े मियाँ के यहाँ पे मिलने के लिए रुकती है। लेकिन ये वहां पर ये सोचती है कि, अभी मैंने जैसे पढ़ा है कि वहां पे ये सोचती है कि अब मैं किसी भी जानवर की तरफ नहीं देखूंगी, किसी भी पिंजड़े की तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन उनका ध्यान एक ऐसे पिंजड़े पर, जो बड़े मियाँ के पैरों के पास पड़ा होता है, वहां पर पड़ता है। वहां पर एक घायल मोरनी होती है, जिसको देखते ही ये क्या करी कि उसको दोबारा इन्होंने 7 रुपए में खरीद लिया, और उसको दोबारा ले आई। एक और मोरनी को ये उठा लाती है, वो घायल मोरनी का नाम कुब्जा रख दिया जाता है। और घायल मोरनी जो होती है, कुब्जा होती है, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की होती है। वह जब जाली घर में आती है, तो पहले तो वहां पे जितने भी जानवर होते हैं बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही आनंदित, बहुत ही अच्छे वातावरण में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर। लेकिन कुब्जा के आने पर क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, और वो राधा और नीलकंठ को एक साथ नहीं देख पाती, हमेशा राधा को दूर रखती है नीलकंठ से, और वो स्वयं नीलकंठ के साथ वो मोरनी रहना चाहती है। इसी कारण कुछ ही दिनों में नीलकंठ की किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है। लेकिन कैसे ये मृत्यु होती है, ये आज तक नहीं पता चलता है, ठीक है। और हमेशा जो है राधा अभी तक नीलकंठ का इंतजार करती रहती है, हमेशा द्वार पर बैठकर। लेकिन कुब्जा को यह बात नहीं मालूम होता है कि नीलकंठ अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, यही स्टोरी है। जो कुब्जा होती है वो दुष्ट होती है। इस पाठ का आप लोग प्रश्न उत्तर कर लेना, क्लास खत्म होने वाली है, टाइम ओवर हो गया है। ओके।
तो इस पार्ट का आप लोग प्रश्न उत्तर कर लेना, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। ओके। मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया है, आप लोग लिख ही लेंगे, आंसर समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आप कर लेना, एक्सरसाइज हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके, क्योंकि अब टाइम क्लास अभी बंद हो जाएगा। हाँ, इसका एक्सरसाइज हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। तब तक चलो, जब तक जो भी सेकंड्स कुछ बचे हैं डिस्कस कर लेते हैं। मोर मोरिनी का नाम किस आधार पर रखा गया, बताइए आंसर फटाफट। मैम मोर। बताइए बच्चों। मैम मोर मोरनी का मैम नाम आधार पे रखा गया था कि मैम नीलकंठ की गर्दन जो थी मैम लंबी थी और मैम नीले रंग की थी। मैम उसके सर की जो कलिकाएं थी मैम लंबी थी और मैम सुनहरी चमकदार थी, और इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा। और मैम नीलकंठ की परछाई के रूप में रहने के चक्कर में मैम